आर्टिकल 30 है क्या और आखिर इसे हटाने की मांग क्यों हो रही है आज पूरे देश में? मैं कहता हूं देर से आए दुरुस्त आए। जो शुरू में हम लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं जिसके कारण आज हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारा देश उन्नति नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब संविधान बना था तो इसके ये देश को सेकुलर बनाना या नहीं बनाना, इस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई थी और आखिरकार उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम कोई बीच का तरीका अपना लेते हैं जिससे सेकुलर भी रहे और थोड़ा सा बेनिफिट माइनॉरिटी को मिलता रहे, माइनॉरिटी मीन मुस्लिम्स को। उस समय ये कहा गया था कि अगर आपने सेकुलर इसको रखना है स्टेट को, तो इसमें जो सेक्शन है 28, 29, 30 ये सबको स्क्रैप कर दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। And there is no need of any reservation even for the scheduled caste and scheduled tribe also. परंतु उस समय के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहे थे जिनके कारण ये आर्टिकल्स इस संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए और इसके बाद भी कुछ ऐसे हम लोगों ने कुछ लेजिस्लेशन बना दिए हैं, जैसे माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, उसके तहत एक माइनॉरिटी कमीशन एक्ट भी बना दिया और फिर उसके बाद में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का भी एक्ट बना दिया है। उसके अंदर परिभाषाएं उन्होंने अपने आप से गढ़ ली है एंड देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा संविधान जो है आर्टिकल 29 के तहत सिर्फ ये कहता है कि जो भी पर्टिकुलर टाइप, आई जस्ट रीड आउट दैट आर्टिकल 29, any section of citizens having a distinct language, script or culture, it's for protection of those citizens which have got the distinct language, script or culture. ये कहता है any section of citizens residing in the Union Territory of India or any part of thereof having a distinct language, script or culture of any their own shall have right to maintain it. उन्होंने लिखा है कि अगर देखिए, there are thousands of sects in this country, there are so many numberless cultures in this country, there are so many languages in this country. That means the basic instinct of the Constitution of India was कि इन सभी को प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें कहीं माइनॉरिटी नाम की चीज है ही नहीं है मुस्लिम्स के लिए या क्रिश्चियंस के लिए या तुम्हारा बौद्धिज्म के लिए, पारसी के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जो है प्रोसीजर है उनका रहने का, या स्क्रिप्ट्स है या लैंग्वेजेस है, वो हमारे देश में नंबरलेस थी जिस समय हमारा देश आजाद हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है, देयर इज ओरिजिनली द माइनॉरिटी वाज नोवेयर डिफाइंड। हमारे संविधान में इसकी कोई परिभाषा या इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारा संविधान सेकुलर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड था। देखिए, एक स्टेट जो है सेकुलर भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, परंतु इस संविधान का जो बेसिकली जो ड्रॉबैक रहा है, वो ड्रॉबैक ये रहा है कि देयर वाज नो प्रॉपर रेफरेंडम टू द पब्लिक। और जिस समय ये बनाया गया है उस समय ये सोच के बनाया कि हमारा जो स्टैंडर्ड था हिंदुस्तान का, जो कि 1500 साल से स्लेवरी में था, जिनके पास खाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, कोई मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज वेरी वेरी लो, उन्होंने वो संविधान लाके हमारे सिर पर थोप दिया जो उस समय इंग्लैंड के अंदर होता था, यूएसए में होता था, फ्रांस में होता था। That means the original जो concept of this Constitution of India था, that was basically defective and this संविधान was not meant for this country। और इस संविधान को देख लीजिएगा, 104 अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, 24 प्रपोज्ड अमेंडमेंट हैं और दिन कहते हुए 70 साल हुए। जिस संविधान के अंदर 70 सालों में 124 अमेंडमेंट प्रपोज हो चुकी है और 4 हो चुकी हैं, वो संविधान बताइए, डू यू थिंक दैट इट वाज ए वेरी नाइसली ड्राफ्टेड संविधान? I don't doubt the integrity of the person sitting in the draft committee,
They were very highly intellectual. They were very, very nationalist type of persons there. But the persons who were superheading them, जिसकी छत्र छाया में वो ड्राफ्टिंग कमेटी काम कर रही थी, they were having vested interest in molding the constitution in their own way, for their own vested interest. Everybody knows it कि जो संविधान को इन्फ्लुएंस करने के लिए महात्मा गांधी ने और नेहरू ने और मिस्टर मौलाना आजाद जो कलाम थे, पहले प्राइम मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कितना इसके ऊपर असर डाला है. There were lot of controversies. उसमें ये भी कहा गया था कि जो cow slaughter है, that should be a fundamental right. The cow will not be slaughtered. Even the Muslim also agreed for it. परंतु हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो अपने आप को चाचा नेहरू कहते थे, उन्होंने एक हिंदू नाम रखा हुआ था पब्लिक को डिफेम करने के लिए, चीट करने के लिए. उन्होंने नहीं चाहा कि उसके अंदर काऊ को एक फंडामेंटल राइट दिया जाए, उसकी कोई एक लीगल आइडेंटिटी दी जाए उसको, ना उसमें हमारे देवी देवता को लीगल आइडेंटिटी दी गई, परंतु उसके अंदर स्पेशल बेनिफिट दे दिया गया है फॉर माइनॉरिटीज विदाउट डिफाइनिंग द माइनॉरिटीज. उन्होंने इतना वेग एक प्रोविजन कर दिया है. और जबकि माइनॉरिटी जो कब डिफाइन हुई है, जाकर के माइनॉरिटी डिफाइन हुई थी 23/10/1993 के अंदर. और देखिए कितना बड़ा मजाक हिंदुओं के साथ हो रहा है, जिस संविधान के अंदर सन 50 से लेके 93 तक 43 years the word minority was not defined. It was defined only when the Minority Commission Act 1992 was implemented, was enacted. उसमें देखिए जनाब जो डेफिनेशन इन्होंने दी है, and that definition was also by way of notification. It was never passed in the parliament. वो एक नोटिफिकेशन निकाला था एमएचए ने 1993 में, उसका नाम है एसओ नंबर 816E एट नंबर 1/11/93 MCD dated 23rd अक्टूबर 1993. एक नोटिफिकेशन इस तारीख को दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम ने, जो ये कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय क्लॉज C ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992. जी. तो ये जो कहता है, ये कहता है कि ये जो उन्होंने डेफिनेशन दी है या उन्होंने कॉइन की है या इसको ड्राफ्ट करके अप्रूव करा, नोटिफाई किया है, इट वाज आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन 1992 व्हिच से सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय नोटिफाइज. एनेक्ट नहीं है, लेजिस्लेट नहीं है, नोटिफिकेशन कोई भी मिनिस्ट्री निकाल सकती है, सिर्फ गजट नोटिफाई करना होता है. इट्स एन ऑर्डर, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर. Let the following communities as minority communities for the purpose of said act. कौन सी कम्युनिटीज के? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड फारसीस. जनाब देखिए कितना बड़ा फ्रॉड इन्होंने, उस समय पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, 1993 के अंदर उन्होंने एक कानून, एक नोटिफिकेशन निकाल दिया. नोटिफिकेशन दिल्ली गवर्नमेंट पता नहीं कितने निकाल दिए पर डे. क्या उस नोटिफिकेशन से हमारा संविधान गवर्न होगा? मैं तो ये देख के हैरान हो रहा हूं कि हमारे देश की वर्किंग किस टाइप की हो रही है. हमारे देश के 80% हिंदुओं के साथ इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि सारे मुस्लिम, चाहे वो 98% क्यों ना हो, और इज इट ए फेडरल गवर्नमेंट, इट्स ए यूनियन गवर्नमेंट, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इट इज? मुझे तो इस बात को बड़ा अचंभा होता है कि हर स्टेट को पावर देते कि तुम नोटिफाई करो. अरे व्हाई डू यू क्रिएट ए कंफ्यूजन? जब एमएचए ने नोटिफाई कर दिया है कि साहब ये कम्युनिटी जो है ना, ये माइनॉरिटी में आती, तो स्टेट क्या करेगा?
एक तरफ ये कहते हैं नहीं साहब स्टेट को पावर होनी चाहिए, हो सकता है वहां पे मुस्लिम ज्यादा हो जाए, हिंदू कम हो जाए, कहीं हिंदू ज्यादा है मुस्लिम कम हो जाए। तो मुझे बताओ कि J&K के अंदर आज तक इन्होंने हिंदूज को माइनॉरिटी क्यों नहीं डिक्लेयर किया? नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है जहां की क्रिश्चियन मैक्सिमम मेजोरिटी के अंदर है, वहां भी हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, तो वहां पर हिंदुओं को माइनॉरिटी क्यों नहीं डिक्लेयर किया आज तक इन्होंने? साउदर्न स्टेट में जाइए, वहां देखिए केरला वगैरह के अंदर भी, वहां भी जो हिंदूज दे हैव रिड्यूस्ड इनटू माइनॉरिटी, और आज तक उस स्टेट ने माइनॉरिटी को नहीं डिक्लेयर किया हिंदूज को माइनॉरिटी। आर दे प्लेइंग विद द इंस्टिंक्ट ऑफ द हिंदूज? Why they think the Hindus are the third grade citizen of this country? When a fundamental rights can be given to every person who is residing in the country, why the fundamental rights of the Hindus are being taken away by the Congress government, and still the BJP government is maintaining the same status quo? Why don't the BJP government scrap these provisions? The immediate demand of the all Hindus, according to me, is to scrap this notification and the Minority Commission Act also, because this state is secular state. इसको 1976 के अंदर इंदिरा गांधी ने सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। जब इसके प्रीएम्बल में वर्ड एक सेकुलर आ जाता है तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों लाया गया है? क्या जरूरत थी इस माइनॉरिटी कमीशन के अंदर? ये तो सिर्फ ये कह दीजिए आप, क्योंकि सारी हमारे देश की जो बेड़ा गर्क हुआ है, इस देश का सर्वनाश जो हुआ है, ये सिर्फ वोटिंग पैटर्न के ऊपर हुआ है। क्योंकि हिंदू की वोट जो थी कांग्रेस ने टेक इट फॉर ग्रांटेड समझी थी, उनका जीतना हारना जो होता था वो सिर्फ एक मुस्लिम वोट के ऊपर होता था या शेड्यूल कास्ट की वोटों पे होता था। इसीलिए जब जब गवर्नमेंट आई है उन्होंने मैक्सिमम बेनिफिट, चाहे वो लीगल वे से चाहे इलीगल वे से, उन्होंने सिर्फ माइनॉरिटीज को दिया है, सो कॉल्ड माइनॉरिटीज, नॉट माइनॉरिटीज। उन्होंने मुस्लिम्स को बेनिफिट दिया है, उन्होंने शेड्यूल कास्ट को बेनिफिट दिया है। अब देखिए रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाज देयर ओनली फॉर 15 years and it is being continued, not only continued but it is being expanded day by day. Why? Because they want the vote of the scheduled caste and tribes. The benefits of the Muslims are given more and more by the Congress because they thought the Muslims are their vote bank, guaranteed vote bank. I'm not saying in hoax, it's a fact. अब देखिए राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने जो उनकी सीट थी वो छोड़ के अमेठी को, कहां से जाके लड़े? वो केरला से, जहां की मैक्सिमम जो वोटर्स थे दे वर मुस्लिम्स। दैट मीन्स इट वाज ए ग्रांटेड fact that the Muslim will always vote for the Congress. तो मेरे कहने का मतलब ये है जो सेक्शन 30A है वो भी उसी दिशा में एक है। मैं ये कहता हूं क्या वो हिंदू धर्म या हमारी संस्कृति से इतनी डर गए हैं, या सरकारें डरती है, ये कांग्रेस वो नहीं चाहते कि हम हिंदू अपनी पुरानी हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ जाने, कुछ सीखें या कुछ पढ़ें। वो ये चाहते, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर हिंदू जो है वो अपने धर्म के बारे में बिल्कुल ना जाने, और हमेशा वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई है सर्वधर्म स्वभाव के बात को अंदर करता करता अपने आप को बिल्कुल धरातल पे ले जाए। क्या वो यही शिक्षा देना चाहते हैं? वो या सारे हिंदुओं को बिल्कुल कायर बना देना चाहते हैं? वो ही नहीं चाहते हिंदू जो अपनी पुरानी संस्कृति को याद करे, उसके हिसाब से चले। जबकि सबको पता है हिंदू जो संस्कृति थी, द ओल्डेस्ट संस्कृति ऑफ दिस वर्ल्ड, उसको आप इतना प्रमोट कर रहे हैं and you are giving full protection to them when it is not within the constitution of the country. Simply by enacting some subsidiary laws like Muslim, ये आपका minority commission बना दिया, minority commission for the their minority institutions का बना दिया, ऐसे छोटे छोटे वक्फ बोर्ड बना दिया,
ऐसे ऐसे छोटे छोटे कानून बना करके आप उनको ऑफिशियली पूरे पूरे बेनिफिट दे रहे हैं, एंड यू आर नॉट गोइंग टू इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन अपॉन द रेट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो. व्हाट द गवर्नमेंट वांट इन दिस कंट्री? क्या सरकार ये चाहती है कि पूरे देश के अंदर मैक्सिमम जो है 80% इट विल बी द मुस्लिम्स एंड 20% विल बी द हिंदूज? क्या वो ये सिचुएशन लाने की कोशिश कर रही है? क्या वो गजवाए हिंद को प्रोपेगेट कर रही है बीइंग ए स्टेट? एक तरफ कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, संविधान जो सेकुलर है, दूसरी तरफ जो एक्टिविटीज है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट की रही हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की भी रही हो, ठीक है, आई एग्री विद इट दैट मोदी इज डूइंग समथिंग इन दिस डायरेक्शन, बट द वे वी आर बीइंग अफेक्टेड, द नंबर ऑफ द मुस्लिम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, and the number of the Hindus, they are decreasing day by day, and there are so many demographic changes in this country which has made Hindus into a minority status in about more than 9 states. जब हिंदुओं का ये हाल हो गया पूरे देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, एक देश हिंदुस्तान था, दूसरा नेपाल था, नेपाल में कम्युनिज्म आ गया है, चाइना के अंदर चला गया है वो पूरा का पूरा, अब एक देश बचा है, उसका भी 1/3, क्या मैं कह रहा हूं 1/5 ऑफ द कंट्री इज आल्सो नॉट ए हिंदू पार्ट. तो जनाब आप बताइए मुझे, क्या ऐसे देश के अंदर एक हिंदू होना गुनाह है क्या? अगर आप हिंदू को समझते हैं कि वह देश का एक नागरिक है, सिटीजन है, तो जनाब ये सारे के सारे जितने बना रखे आपने 28, 29, 30, 30A, 31 and 3, 31A, 31(2), they should be scrapped immediately, and it should be purely a secular country. The government should not intervene in any of the religion, in any of the communities on the basis of the caste, language, and their script, culture. सबके लिए उसको एक बराबर ट्रीटमेंट करनी चाहिए. और कैलाश वर्गीय ने कहा है, तो मैं इस बात की बहुत बड़ी उनकी वो करता हूं, वेलकम करता हूं कि उन्होंने बहुत देर से इस बात को उठाया है, जबकि उनको ये बात 2014 में उठा देनी चाहिए थी. जिस तरह से आपका 35A बैकडोर से एंट्री हुई है, उसी तरह से जो ये है 30 ब्रैकेट में 1A, ये भी बैकडोर से एंट्री है. ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जैसे आपका रोशनी एक्ट जम्मू कश्मीर में बना था, वो जब वो देखते हैं कि साहब हमने ये काम करना है तो करना ही करना है. मुफ्ती मोहम्मद को उन्होंने होम मिनिस्टर बनाया, तो मुफ्ती मोहम्मद ने कहा था कि आई विल मेक JNK एज द हब फॉर द गजवाए हिंद, फॉर द होल कंट्री. उन्होंने पूरा का पूरा जो था पाकिस्तान से मिलकर के जम्मू कश्मीर को हब बना दिया. रिजल्ट क्या हुआ? 4.5 लाख जो हिंदू शरणार्थी वहां से जो कश्मीरी पंडित थे, उन सबको धक्के मार के, उनको जूते मार मार के, उनको कत्लेआम करके रातों रात उन्हें धक्के दे के निकाल दिया. ये तो इनकी प्रवृत्ति है. मैं तो ये कह रहा हूं मोदी जी को भी, अमित शाह को भी, उनको इस सारे संविधान को रिव्यू करना चाहिए. ये जो संविधान बनाया गया है, इसमें किसी भी नागरिक की कंसर्न नहीं थी. अगर किसी ने बनाया है, वो MPs ने बनाया है. उस समय कांग्रेस का राज था, कांग्रेस में विप पे चला करती थी, जो नेहरू ने कह दिया वही होता था. ये जो संविधान हमारा बना हुआ है, दिस संविधान इज मेड ओनली बाय 3 vested persons. Baba Ambedkar, who was the chairman, who is responsible legally for it. It was his moral duty to frame it in a way that it never discriminate for anybody else, and it should be a longer lasting script. और मुझे शर्म आ रही है वो संविधान जिनको कहते हैं बहुत बढ़िया संविधान है, आज 70 सालों में 104 बार अमेंड हो चुका है और अमेंडमेंट 20 पड़ी हुई हैं. इसका मतलब ये हुआ, दिस Constitution of India was legislated, was enacted, was thrown upon our shoulders without our consent, without proper consideration, without proper deliberation and discussions.
क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर राजीव जी थे, जो मौलाना आजाद कलाम थे, उनको फटाफट पावर में आके प्राइम मिनिस्टर बनना था और इसका एजुकेशन मिनिस्टर बनना था। उनको अपना जो प्रोपेगेंडा था, जो अपने प्रोजेक्ट्स थे, जो उनका जो काम करने का जो ऑब्जेक्ट था, वो उनको पूरा करना था। उनका ऑब्जेक्ट एक ही था, गजवाए हिंद। अगर उनको गजवाए हिंद नहीं था, अगर उनके माइंड में हिंदुओं के प्रति थोड़ी बहुत भी सहनशीलता होती या उनके प्रति मान सम्मान होता या प्यार होता, तो वो हिंदू कोड बिल लेके आ सकते। हिंदू और मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं लेके आए? कांग्रेस का हर जो कदम था वो हिंदू विरोधी कदम रहा है। मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमारे हिंदू भाइयों ने इस कांग्रेस विरोधी सरकार, हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार को 70 सालों तक राज करने दिया इस देश के अंदर। जिस कांग्रेस की मेंटेलिटी ही हिंदू विरोधी हो और प्रो मुस्लिम हो, तो उसको तो बेटर है अपना नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ करके बना ले मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया। अगर इनके अंदर थोड़ी भी अगर देश हित भावना होती, ये कहते कि साहब वी हैव गॉट द फ्रीडम फॉर द नेशन। अरे भैया, तुम कौन होते लाने वाले? तुमने क्या किया देश की स्वतंत्रता के लिए? ये तो जब ब्रिटिशर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी कमर टूट चुकी थी और नेताजी सुभाष चंद्र अपने यहां तक आ चुके थे, रंगून तक भी उन्होंने क्रॉस कर दिया था, तो इन्होंने लिख के दिया था यूएनओ के अंदर जब बना था। रशिया ने भी कहा था और रशिया ने हिंदुस्तान को मेंबर बनाया था यूएनओ का और वहां पे हस्ताक्षर करके दिए थे कि वी विल हैंड ओवर द रेन ऑफ दिस कंट्री टू ए पॉलिटिकल स्टेबलाइज्ड आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। और उसके बेस में कहा गया था कि आप नेताजी सुभाष चंद्र को इसका प्रेसिडेंट बना दीजिएगा। ये जो हमें स्वतंत्रता मिली है 47 में, ये 45 में मिल जाती और आज देश की शक्ल बहुत ही डिफरेंट होती। और शायद जो हमारा विश्व गुरु जो था, हमारा शंकराचार्य जो हुआ करते थे, जो हमारी 51% जो हम लोग कंट्रोल करते थे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को, एंड इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो हमारे एमपी जैसे जो स्टेट्स थे साउदर्न कंट्री के अंदर, साउदर्न स्टेट्स में, विच हैज गॉट द मैक्सिमम गोल्ड ऑल ओवर द कंट्री का जो गोल्ड था वर्ल्ड का, वो वहां होता था। वो चीजों को हम रिवाइव कर सकते थे, परंतु इन्होंने नहीं होने दिया। और ये जो 30A है, इसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट अदा कर रहा है। ये क्या कहता है, मैं आपको अभी बता देता हूं 30A का मकसद क्या है इसमें डालने का। 30A का मकसद है टू गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स टू द माइनॉरिटी। ये देखिए, मैं बताता हूं आपको इसने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं इस पे उन्होंने दिए जजमेंट्स दी हैं। ये कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशंस। अरे जब आपने माइनॉरिटी डिसाइड ही नहीं करा है, तो हाउ टू गिव द राइट ऑफ मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स? बता दीजिए मुझे आप। इसके हिसाब से अगर हम देखें, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अगर इसको हम 29 से पढ़ेंगे तो हमारे देश में जितने भी सेक्ट्स हैं, जितने भी लैंग्वेजेस हैं और जितने भी उनके कल्चरल एक्टिविटी डिफरेंट है, सभी को अधिकार है, सभी माइनॉरिटी हैं। तो वो उनको माइनॉरिटी क्यों नहीं काउंट करते? व्हाई दे काउंट ओनली द मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस एंड द बुद्धिस्ट एज ए माइनॉरिटी? मैं तो देख के हैरान हाउ दीज प्रोविजंस आर बीइंग मिसयूज्ड। आप एक शेड्यूल कास्ट को ले लीजिएगा, शेड्यूल कास्ट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ रिजर्वेशन फॉर देम। यहाँ की कोई प्रोविजन नहीं है उनको रिजर्वेशन का, और वहां भी वो रिजर्वेशन को क्लेम कर रहे हैं और नाम रखते हैं राजीव जैकब। कोई लिखता है कि शर्मा के, अपना शर्मा काट के या कुछ भी काट करके
वो कुछ ना कुछ अपना एक क्रिश्चियन नाम रख लेते, आधा नाम क्रिश्चियन होता है, आधा नाम हिंदू होता है। मतलब वो आधे अभी भी शेड्यूल कास्ट है, आधे क्रिश्चियन बन गए हैं। क्यों? इसलिए कि उनको शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट भी चाहिए और क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी है उसका बेनिफिट, दोनों बेनिफिट वो चाह रहे हैं। एक तो माइनॉरिटी का बेनिफिट चाह रहे हैं वो, जो उनके इंस्टीट्यूशन बन जाए। दूसरा जो रिजर्वेशन का भी बेनिफिट चाह रहे हैं, जो उनको यहाँ 15% 7.5% दी जा रही है। ये सब खेल तमाशा हो रहा है हमारा। पहली बात तो संविधान में इतने डिफेक्ट्स हैं। आइदर इट शुड से इट्स ए सेकुलर or it says it's not a secular. If it's not a secular, then why Indira Gandhi? Why in 42 amendment the word secular was introduced? जब वो 42 amendment के अंदर secular word introduced हुआ, what was the sense of retaining all these articles? Why? What was the reason behind it? To appease them. अरे secular का मतलब ये होता है government will not take into consideration any religion in its working. Then what was the necessity of enacting this Minority Commission Act? Why the government has initiated in promoting this act? Why the government has promoted a Minority Commission for minority institutions? एक तरफ आप देश को कहते हैं सेकुलर है, एक तरफ आप ये सभी को बेनिफिट दे रहे हैं, माइनॉरिटी को। Why? You want that minority should become a majority and majority should turn into a minority a day. उसके बाद देखिए जनाब, मैं आपको बताता हूं, मैं ये कहते हैं all minority institutes, ठीक है जी, based on religion language shall have a right to establish and administer education institutions of their choice. अब देखिएगा, मतलब कहने का ये ओनली द माइनॉरिटी पीपल। आप इसकी इंटरप्रिटेशन देखिए, दे हैव गॉट द राइट। व्हाट राइट? टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर। यानी कि जितने भी मदरसे खुले हैं, जितने भी चर्चे हैं, उन चर्चों में, मदरसों के अंदर वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरवीन इन दैट and they have got the absolute freedom to control their functioning. What to teach, what not to teach, how not to teach it, which subject to be taught, which subject not to be taught, and what should be the syllabus. That means everything is being governed by them. Even there is dispute कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो नॉर्म्स है वो भी उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करता कई स्टेट्स में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 31A है वो जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर इसको हम सेकुलर स्टेट मानते हैं, हम भी कहते हैं हम सर्वधर्म संभाव, इसका मतलब पहला उसका कंडीशन क्या है, विच हैज टू फुलफिल, कि सारे धर्म एक जैसे हैं। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू रिलीजन्स। So why extraordinary benefits are being given to one religion to propagate their religion? Why their restriction is on the other religion that they will not propagate their religions? बताइए ना, इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा? देश से सब आर्टिकल 13 हम पे अप्लाई नहीं होता है। एक उनकी मेजर ये है कि साहब 13 जो है लॉ ऑफ इक्वलिटी डजंट अप्लाई ऑन। व्हाई भैया, व्हाई डज नॉट अप्लाई? कि मैं इसीलिए कहता हूं कि सारा का सारा जो संविधान है, इट इज बेस्ड ऑन फॉल्टी प्रिजम्पशंस। जो उसके बेसिक्स जो थे वो सारे के सारे वही डिफेक्टिव हैं, तो संविधान कैसे फंक्शनिंग करेगा? सब्जेक्ट बहुत लेंथी है। उसके बाद में देखिए जो 1A बाद में आया है, उसमें क्या कहते हैं, इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ any property or education institution established and administered by the minority referred to in clause 1 above, the state shall ensure that the amount fixed by the state
such law for the acquisition of the suit in such a manner should not restrict or abrogate the right given to them under this law. अब बताइए, दोनों चीज कंट्रोवर्सी हो गई. अगर मैं किसी स्टेट्स का किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को अक्वायर करता हूं तो नेचुरली देयर राइट टू प्रोपेगेट विल बी इन्फ्रिंज्ड. So directly, indirectly, the governments cannot take over any institution which is being run by the minorities and was established by them. अब आप देख लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज द मदर ऑफ द पाकिस्तान. जो पाकिस्तान का बीज बोया गया था जिन्ना ने और ये मौलाना आजाद ने मिलकर के, वो एएमयू के अंदर ही बोया गया था. अभी जितनी एंटी नेशनल एक्टिविटी होती हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज. Still the government cannot do anything because they take shelter and think that we have got the right to establish and administer the institution in our own way. The government cannot intervene in it. मतलब कहने का मेरा ये है कि सच एब्सोल्यूट फ्रीडम, जब हमारा फंडामेंटल राइट जो है दैट इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, why this provision of the 30A, 31, 32, they are not subject to restrictions? Why it is lopsided? अभी recently what has happened in the Madras कि हिंदुओं के टेम्पल they were forced to contribute for the corona by the board of directors of that endowment. What right they have got to take away my money which I have devoted to the deity and it has become a deity's money? Can they take over the money? Can they take over the land of the Waqf board? When they cannot allow a single non-Muslim to be there in the Waqf board, why there is no provision that none of the non-Hindu will be there in the board of the endowment board? Why the respective concerned Shankaracharya of the Mahamandaleshwar are not the part of the board? Why only the politicians they are made the members of the board and some executive officers of the government concerned? The concerned executive officer of the concerned government will always be playing in the hands of the politician of that states. Rather, the whole funding of the Hindu temples only, not of the Christians or the minority or the so-called minority Muslims, etc. Only the Hindus. That is also discriminatory. What I want to say you कि इस कांग्रेस की जो राज था 70 सालों का, इनका 65 साल जो रूल किया है, इन्होंने चुन चुन करके ऐसे ऐसे प्रोविजन बना दिए, ऐसे ऐसे कानून लेकर के आए जिससे कि हिंदू होना इस देश के अंदर एक गुनाह साबित हो गया है. ये तो मैं कहता हूं भगवान ने शायद इस देश की किस्मत कुछ खोली है कि हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जहां कि आज मुझे वकील होने के नाते मुझे इतनी हिम्मत हुई है कि मैं कुछ बोल सकूं हिंदुत्व के बारे में. अदरवाइज तो इस देश का एक लॉ बन चुका था, नॉट ए फैशन बट ए लॉ, कि कोई भी हिंदुत्व के बारे में बात करता, ही वॉज डेजिग्नेटेड एज ए कम्युनलिस्ट. अगर कोई भी मुसलमानों के बेनिफिट की बात करता था, कहते ही इज ए सेकुलर पर्सन, ही इज ए सेकुलर पर्सन. रिजल्ट क्या हुआ, जो बेचारे हिंदू थे उन्होंने भी देखा देखी, सबने कहना भैया हिंदू भाई भाई सर्वधर्म संभाव. वो जूते मार रहे निकाल के, वो तलवारों से हम पे कर रहे हैं, हमारे हिंदू मंदिर जला रहे हैं, हमारे बहन बेटियों का ये लव जिहाद कर रहे हैं, उनकी इज्जत से खेल सब कुछ कर रहे हैं. उसके बाद भी हम उससे हैंडशेक कर रहे हैं, जा भैया दूसरी लड़की को भी ले जा, उसको भी लव जिहाद बना ले, उसको भी तू कत्लेआम कर दे. एक मंदिर तोड़ दे कोई बात नहीं, दूसरा मंदिर है उसको भी तोड़ दे. अरे इन जम्मू कश्मीर में कितने मंदिर, 1000 से ऊपर इन्होंने मंदिर तोड़े हैं 90s के बाद. हमारे आर्मी आदमियों को मारा एक ऐसे इंसान के साथ. और बंगाल के अंदर कितने इन्होंने हिंदुओं के घर जला दिए. जिस कौन की ऐसी प्रवृत्ति हो, क्या उसके हमेशा हम उसके नाक तले गिड़गिड़ाते रहे, उनके पैरों को पड़ते रहे? एक कम्युनिटी जो किसी भी देश के हाईएस्ट जुडिशरी को मानने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट को मानने को तैयार नहीं है, उसके आगे हर कोई बो डाउन हो रहा है.
क्या वो इतनी बड़ी पावरफुल कम्युनिटी हो गई है कि उसके आगे कोई कानून अप्लाई नहीं करेगा? अब देख लीजिए, शाह साहब को देख लीजिएगा, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, सबको मालूम है वहां बैठा है। क्यों साहब? क्योंकि रमजान चल रहे थे, उन्होंने कहा उनको पकड़ लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी। सर दंगे जब भी हिंदू का मंदिर तोड़ना होता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट कहता है नो, आई विल फिक्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज के लिए समय है कि वहां पर आपकी हांडी की ऊंचाई कितनी है और आपके जो वहां पर उज्जैन के अंदर हमारा महाकालेश्वर मंदिर है, उसमें कितना दूध हम चढ़ा रहे हैं, ये क्या क्या तमाशा बना हुआ है। और हिंदू जो रिलीजियस के कंसेप्ट है उनको इस तरह तो तोड़ तोड़ के उनको बिल्कुल घृणित स्वभाव में देखे। एवरीबडी इज ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट हिंदूज इन दिस कंट्री as if we are the criminals in this country, and they are all law-abiding persons. They are the देशभक्त and we are the देशद्रोहीज। तो सब ये जो सरकारों का सोचने का जो नजरिया था, जो 2014 के बाद कुछ बदला है, तो मेरी इसका मोदी जी से और अमित शाह से और कैलाश वर्गीय से दोबारा यही नतमस्तक हो गए, हाथ जोड़ के उसकी प्रार्थना है कि साहब ये जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस बना रखे कानून के अंदर, इन सब को आप स्क्रैप कर दीजिएगा। आपने 2000 अभी जैसे आप गवर्नमेंट में आए थे, आपने कितने एक्ट्स को रिपील किया है? व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन इन दिस कंट्री? क्या हमारे देश में मुसलमानों की हालत बहुत ही गद्दार है? कितने देश है वर्ल्ड के अंदर? कभी गवर्नमेंट ने कंपेयर किया कि जो मुसलमानों को यहां अधिकार है बाकी देशों में इससे ज्यादा है या कम है? अगर उससे ज्यादा है तो फिर माइनॉरिटी कमीशन किस लिए लाया गया है? मुझे पता जस्टिफिकेशन तो मिले कि व्हाट वाज द जस्टिफिकेशन इन ब्रिंगिंग दिस माइनॉरिटी कमीशन। वो भी कब लाया गया? जबकि 76 के अंदर ये सेकुलर डिक्लेयर हो चुका था। यार क्यों इस देश के हिंदुओं से खिलवाड़ करते हैं आप? मैं तो हर हिंदू से ये कहता हूं कि हर हिंदू ये सब्जेक्ट को उठाए कि जो भी हमारे संविधान के अंदर या किसी भी कानून के अंदर एंटी हिंदू प्रोविजन दिए गए हैं उसको इमीडिएटली स्क्रैप किया जाए।